अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में 5 रुकनी लार्जर बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत कर रहा है। फैसला महफूज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स फोरम के वकील हैं सीनियर, और ज़ियाउल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह साहब, ये बताएगा आज की समाअत का अहवाल भी बताएगा हमारे नाज़रीन को, और जिस तरह आज समाअत में मशावरत के लिए फैसला महफूज किया गया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर इतराज़ भी उठाया गया। पीटीआई के वकला तकसीम भी नजर आए। सलमान अकरम राजा को इतराज़ नहीं था, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब को इतराज़ था। क्या कुछ हो रहा है? देखें जी, ये एतराज़ बेसिकली स्टार्ट तो होता है काजी फ़ायज़ ईसा साहब से। काजी फ़ायज़ ईसा साहब को चाहिए, हकीकत देखी जाए तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ऑर्डर फील्ड में मौजूद है कि काजी साहब को पीटीआई के या इमरान खान से रिलेटेड किसी भी केस में नहीं बैठना चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो अखलाकी जुर्रत दिखाएं और ना बैठे। पहली चीज़ जो नियाज़ी साहब का एतराज़ था, जो मैं समझाऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो केस आज फिक्स था, जिसमें आर्गूमेंट्स भी हुए, जिसका फ़ैसला आप बता रहे हैं कि महफूज भी हो गया है, मैं तो समझता हूँ कि वक्फ़ा है और ये वक्फ़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा चांस यही है। तो इसमें ये देखें, ये शुरू हुई थी बात लाहौर हाई कोर्ट से। उसके बाद ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड ले लिया, उस फैसले को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया। एक दफ़ा जब इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की कंसेंट के साथ, इलेक्शन कमीशन अपनी कंसेंट दे के कुछ मौजूदा जजेस को अपनी मर्जी से एक दफ़ा ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर दे, मैं नहीं समझता मेरी नाकिस राय या नाकिस इल्म के मुताबिक कोई ऐसा कानून है कि वो उनको दोबारा बदल दें अपनी मर्जी से और उनको कहें आप साइड पे हो जाएं, आप पीछे चले जाएं। वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं इस हाई कोर्ट्स के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के। इसके अलावा बाकी हाई कोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो उनको कहते हैं कि आप साइड पे बैठ जाएं, आप अपने दूसरे काम करें। उन पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं। आपने देखा होगा कि नेपोटिज़म का पता नहीं क्या क्या, मैं तो वो लफ्ज़ दोहरा भी नहीं सकता, जिस पे आमिर फ़ारूक साहब ने उनको कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया है और लाहौर हाई कोर्ट में जो होता रहा है वो आपके सामने है। वो चाहते ये हैं कि हम अपनी मर्ज़ी करते जाएं। उस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास जो आज ट्रिब्यूनल वाला केस चल रहा है, वो इशू ये है कि काजी साहब की पिछले महीने की, पिछले हफ्ते की, उससे पिछले हफ्ते की अपनी ऑब्जर्वेशन देख लें। उनका स्टांस, उनका व्यू हुकूमत की तरफ से जारी करदा या सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा आर्डीनेंस के बारे में क्या था। वो अब क्या कर रहे हैं, आर्डीनेंस का सहारा लेके कि इनकी जगह पे हम रिटायर्ड जजेस अपॉइंट करना चाहते हैं। जब आप रिटायर्ड जजेस अपॉइंट करेंगे, वो रिटायर्ड जजेस नहीं होते, उनकी जो हैसियत रिटायर्ड होने के बाद होती है वो आप बेहतर जानते हैं। और उनको मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वैसे इल्ज़ाम लगा। ज़ियाउल्लाह साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी। यहाँ पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस ने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, उसके बाद चीफ जस्टिस को, जजेस को, कि एजेंसियाँ या इदारे हमारे ऊपर मुदाखलत कर रहे हैं। सिटिंग जज इतने परेशान है, तो क्या आप समझते हैं कि जो रिटायर्ड जज हैं उनके पास इतना इख्तियार होगा? मैं समझता हूँ ये एक मजाक है कि रिटायर्ड जजेस को कहें कि आपके पास फुल अख्तियारात हैं और सिटिंग जजेस को कहें आपके पास अख्तियारात नहीं हैं। ये तो एक मजाक ही है। उसके बाद मलिक शहजाद साहब आपको इस वीक की कॉल लिस्ट में कहीं नज़र नहीं आए होंगे, आपने नोट किया होगा। मुझे लगता है कि शायद अगले वीक में भी नज़र आ जाएं तो बड़ी बात है। तो जो बंदा भी, जो जजेस साहिबान भी काजी साहब से डिसेंट करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि उनको साइड पे रखा जाए, नंबर एक। नंबर दो, बंदियाल साहब के दौर में आपको याद होगा कि आप कंपोजिशन ऑफ बेंच पे बड़ा बातें करते थे, एतराज़ करते थे। नून लीग को भी एतराज़ होता था, जेयूआई को भी होता था, हमारे सहाफ़ी दोस्तों को भी हमें भी होता था। एतराज़ होता था, सहाफ़ी हमें भी दोस्तों, एतराज़ जी होता था। बजा फरमा रहे हैं, सहाफ़ी दोस्तों को भी होता था। तो आज वही कंपोजिशन ऑफ बेंच आपके सामने है। आज वही आपका और मेरा, आज वही एक ज़हनियत रखने वाले, आज वही सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम मैं दयाल जजेस का तासुर भी हमने दिया है। सामने है आपके। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक वाज़े फैसला कर दिया कि आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के बाद आप अगर ये चाहें कि हमारे सिटिंग हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान की जो इंतज़ामी काम है, मिसाल के तौर पे ये फ़ाइल
इस अहमद ने लेके आनी है, ये फ़ाइल इस स्टेनो ने लिखनी है, ये फ़ाइल इसने प्रोवाइड करनी है। इतनी सी भी छोटी-छोटी चीज़ों में मुदाखलत करें और इलेक्शन कमीशन कहे कि ये भी मैंने आपको बताना है, आपने कौन-सी फ़ाइल कहाँ से उठा के रखनी है। उसने लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि भाई देखें, आपने जब एक दफ़ा ट्रिब्यूनल बना दिया, कंसेंट के साथ बना दिया, तो ये चीफ़ जस्टिस का अख्तियार है कि वो किस जज को कौन सा हल्का मार्क करता है, किस जज को कितने केसेस मार्क करता है। मिसाल के तौर पे अगर लाहौर हाई कोर्ट में 15 पिटिशनें हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, उसमें 15 हल्के हैं, NA 1 से लेकर NA 15 तक। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर के तो दूसरे हल्के हैं या पंजाब के दूसरे हल्के हैं, ये बनते तो KP से हैं 1 to 50। आप ये कर लें, चलो 160 से 175 तक कर लें। उनमें से चीफ जस्टिस की मर्जी है कि वो 1 से 2 तक जस्टिस शाहिद साहब को दे दें, 2 से 6 तक जस्टिस करीम साहब को दे दें, 6 से 9 तक किसी और जस्टिस साहब को दे दें। मैं एक फ़र्ज़ी नाम ले रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, ये भी हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा हल्का किस जज को मार्क करना है, कौन सा केस किस जज को मार्क करना है। वाज़े वाज़े उस फैसले में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जो आज काजी साहब भी कर रहे थे, जो दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान भी कर रहे थे, वो सारे जवाबात उस फैसले में भी मौजूद हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन था उसको भी मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अख्तियार दे दिया कि नहीं, आप केस की समाअत कर सकते हैं और करें। और वो केस कल लगा हुआ भी था, और वो अब 8 तारीख के लिए हाई कोर्ट में फिक्स भी है, जिसमें इस्लामाबाद के तीनों हल्के शामिल हैं। अच्छा ज़ियाउल्लाह साहब, ये बताएगा कि जिस तरह अभी आपने बात की कि जजेस की कंपोजिशन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस वक्त मुनासिब नहीं है, और उमर अता बंदियाल साहब का भी आपने जिक्र किया कि उनके दौर में हम सवालात उठाते थे, बतौर साफ़ी में खुद सवाल उठाता था कि ये हम ख्याल जजेस का बेंच है, ये है, वो है, और आज भी ये तासुर बिल्कुल दिया जाता है। लेकिन क्या हम सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा पर एक शख्स पर इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं, जबकि उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब वो अकेले बेंचेस की तश्कील हो या केसेस की फिक्सेशन करते थे। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद अब तो 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं। 3 जजेस हैं, तीनों जजेस बैठ के वो बेंचेस की तश्कील, केसेस की फिक्सेशन करते हैं। तो फिर एक जज पर हम इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? पीटीआई इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? मैं आज आपको एक इंकशाफ भी करता जाऊं, आप दोस्त ऑफ द रिकॉर्ड जाके ये बात उमर अता बंदियाल साहब से, साबिक चीफ जस्टिस हैं हमारे, या उनके जो साथी जजेस हुआ करते थे, उनसे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि काजी साहब तो क्लेम करते हैं कि मैं 2 और साथियों से मुशावरत करता हूँ ना। उमर अता बंदियाल साहब 4 और से मुशावरत करते थे ये चीज़ें करने के लिए। वो ऑल एंड ऑल नहीं थे, वो दोस्तों को साथ लेके चलते थे। उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो आज हमें याद आ रही हैं, बहुत सारी खामियां भी होंगी जिस पे लोगों को एतराज़ था, लेकिन जितने धीमे मिजाज के, सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना करने वाले, दोस्तों को इज़्ज़त देने वाले, किसी वकील से बदतमीज़ी ना करने वाले, लाउड ना होने वाले, मिसबिहेव ना करने वाले, इखलाक जब आपका अच्छा होता है तो आप चीज़ों को आगे लेके स्मूथली चल सकते हैं। ये सिर्फ उस दौर में देख लीजिएगा, 17 जजेस हुआ करते थे ना, 17 में से सिवाय काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के किसी एक जज ने भी कोई एतराज़ किया था कि उमर अता बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लेके नहीं चल रहे? किसी ने नहीं एतराज़ किया था। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अपने लेटर लिखा करते थे, जो अपनी डिसेंटिंग नोट लिखा करते थे, या जो ख़त लिख के रजिस्ट्रार को भी दिया करते थे, या जो मीडिया के दोस्तों को दिया करते थे, आपके ही अपने साथी हैं, अपने दोस्त हैं, यही मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम तक नहीं पहुँचती थी चीज़ें, चीफ जस्टिस तक नहीं पहुँचती थी, उससे पहले कहीं और पहुँच जाती अच्छा, थी। पीटीआई को आज कैसे याद आया? हालाँकि सुप्रीम कोर्ट में इतने मुकदमात हुए, आप देख लें जो नेब तरामीम का केस था जिसमें इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुआ, उस पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर कोई इतराज़ नहीं किया। उसके बाद आपको पता है फ़ौजी अदालतों वाला केस हुआ, उस पर इतराज़ नहीं उठाया। उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस है पीटीआई के, उस पर इतराज़ नहीं उठाया। आज इस केस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब पर इतराज़ उठाना, और फिर उस पर भी आपके अपने वकील 2 हिस्सों में तकसीम की।
हजूर एतराज़ उठाना मकसूद नहीं था। हम एतराज़ चीफ जस्टिस पे नहीं उठा रहे, हम एतराज़ मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान पे नहीं उठा रहे, हम एतराज़ सिर्फ कंडक्ट पे उठा रहे हैं। हम एतराज़ एक सीरीज़ पे उठा रहे हैं, आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि वो फैसला पढ़ लें जिसमें कहा गया था काजी साहब आप साइड पे रहें। उसके बाद आपको आया था प्रैक्टिस एंड गुलजार साहब के दौर में जी उनको कहा गया था कि इमरान खान का कोई भी केस नहीं सुनेंगे, वजह 5 रुकनी बेंच का फैसला भी था, वजह वो फरमा फैसला कहाँ गया? या तो ये है कि उसको रिव्यू कर लें, उसके बाद फिर आप बैठ के सुने और हम भी हाजिर हैं। उसके अलावा आप देख लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला फैसला जो हुआ था, अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में देने के मुतरादिफ नहीं था। उसमें ये नहीं था कि आप सिंपल लेजिस्लेशन से सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करें कि ये वाला दरवाज़ा आप खोलें आज, ये वाला बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म नहीं था कि आज काजी साहब, मिसाल मैं फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो बेंच नंबर 5 में बैठेंगे, जो 5 वाले हैं वो बेंच नंबर 2 में बैठेंगे। इस तरह की जो इंतज़ामी अमूर थे वो भी अगर आप सारे के सारे मामलात पार्लियामेंट को दे देंगे, पार्लियामेंट मीन के सिंपल लेजिस्लेशन, हाँ आइन के थ्रू तरमीम करके आए, आप पे भी बाइंडेंग है, हम भी खुशी से कबूल करेंगे, आप भी करें और करके दिखाएंगे। ये एक चीज़ नहीं है दुनियावी तौर पे भी पॉसिबल, या कॉमन सेंस की बात है, दिल नहीं मानता उसको ना अच्छा किसी। जियाउल्लाह साहब, इतने सब कुछ इतराज़ात के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों का केस भी चल रहा है, 9 जुलाई को उसकी समाअत भी होने जा रही है। क्या समझते हैं कि इस वक्त बेंच का रवैया क्या बता रहा है, बेंच के रिमार्क्स क्या बता रहे हैं, फैसला आप क्या समझते हैं कि आपको क्या तौक़्क़ा है कि क्या फैसला आ सकते हैं, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? हजूर मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले भी बनने के बाद भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि किसी एक केस में भी काजी साहब ने ये कहा हो कि मैं इसको एडजन कर रहा हूँ, और वकील साहब इस केस में कह रहे हैं कि सर मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा, कंक्लूड कर लूंगा, आप फैसला कर दें। काजी साहब कह रहे हैं नहीं भाई हम एडजन करते हैं, बाद में देखेंगे। इसकी वजह आपको समझ आ रही है? नहीं, वजह वजह क्या है, यही वजह क्या है? जी, वजह यही है कि उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही। वजह यही है कि उनके अपने राइट लेफ्ट बैठे हुए दोस्त आइन और कानून पे अमल करने की बात कर रहे हैं। वजह ये है कि मंसूर अली शाह साहब कहते हैं हक जिसका है उसको हक दो, हक हकदार तक। आप समझते हैं मंसूर शाह साहब ये कह रहे हैं कि हक जिसको है मिले, या फिर एक जो तासुर है, कहा जाता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पीछे जो माइंड इस्तेमाल हो रहा है वो तो मंसूर अली शाह साहब का हो रहा है, तो इसमें मंसूर अली शाह साहब के लिए क्या हजूर मतलब? मंसूर अली शाह साहब के पास जब अख्तियारात आएंगे तो फिर देख लेंगे क्या होता है, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन आज की बात ये है वैसे कि कहीं मंसूर एक्सटेंशन की भी बातें चल रही हैं काजी फ़ायज़ साहब की, क्या आप ये समझते हैं मकसूद नशिस्तें अगर पीडीएम को मिल जाती हैं, 2 ताई अक्सरियत मिल जाती है, तो क्या मंसूर शाह साहब को ये खौफ है कि 2 ताई अक्सरियत मिल गई तो काजी फ़ायज़ साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी? मैं सोर्स ज़राए बताए बगैर आपको एक चीज़ बता दूं कि हुकूमती जो माइंड सेट है वो ये है कि वो कहते हैं हम लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपकी एज बढ़ा दी जाएगी, यानी सब जजेज मुतफिका तौर पे ये सीटें हमें दे दें और फिर हम अपनी मर्ज़ी से कानून साजी कर लें, और फिर जो हम कहें हमारी मर्ज़ी हो और जो वो कहें उनकी मर्ज़ी हो। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। कभी भी इनकी जो एज का टेन्योर है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। होगा ये कि अगर ये अमेंडमेंट करेंगे भी सही तो काजी साहब का और उनका जो चीज़ें चल रही हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस की एक टेन्योर पोस्ट कर देंगे। टेन्योर पोस्ट मीन जिस तरह आप आर्मी चीफ कि एक्सटेंशन हुई? सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह आप उनकी एक्सटेंशन करते हैं, जिस तरह आपको याद नहीं है खोसा साहब आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में जब 6 महीने दे दिए गए थे कि आप कानून बना लें, बात सुने, अगर उसी उसमें तो जगह पीटीआई ने भी लब्बे किया था, सारों ने मिल के लब्बे किया था, उस पर किसी एक पर मोरिद इल्ज़ाम तो ठहरा ही नहीं सकते। बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आप जब रास्ता देंगे ना, जब सुप्रीम कोर्ट रास्ता देगी, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप को वैलिडेट किया था। अच्छा ज़ियाउल्लाह साहब ये बताइएगा कि आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले हमने देखा 9 मई के वाक़यात के बाद बड़ी मुश्किलात से दो-चार रही, क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, क़यादत गिरफ्तार रही, आज भी कई रहनुमा गिरफ्तार हैं, इमरान खान अडियाला जेल में हैं। इस सूरत-हाल में पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिली तरनोल में।
अब सुनने में आ रहा है कि आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या कुछ होने जा रहा है, ये क्या क्या हो रहा है? हजूर, इसमें छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। 9 मई किया जाता है। 9 मई में मैं तो नहीं था। मुझे पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया और 8 दिन मैं जेल में गुजार के आया हूँ खान साहब के साथ। कसूर क्या था मेरा? मैं एक वकील भी हूँ, मैंने काला कोट भी पहना हुआ है। मैं आइन कानून और आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी की बात करता हूँ। मुझ जैसे बेकसूर बेगुनाह इंसान के 8 दिन जेल में लगवा दिए, और वो रिटर्न कौन करेगा? वो ज़ाय हो गए मेरी ज़िंदगी के 8 दिन। एक थोड़ा सा सोचना चाहिए मुझ पे। जो जुल्म तशद्दुद थानों में, वैनों में, जेल में जो चीज़ें हुई, वो एक बहुत लंबी दास्तान है। उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किताब लिख लूँ, और उन 8 दिनों में अच्छा, मैंने वैसे बहुत कुछ सीखा है। वैसे आपकी किताब में क्या ये भी लिखा जाएगा कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले आप, क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ एसोसिएट एसोसिएट भी हैं और नहीं, आप बहुत करीबी हैं उनके। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़ाती तौर पर मैंने ये एक गेस किया है कि लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन से कबल बहुत जारहाना अंदाज़ था और इमरान खान और उसके मौक़िफ़ की बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टॉप 1 पे वो थे, मरवत के बाद। लेकिन अब मरवत भी साइड हो गए। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी आजकल खामोश-खामोश हैं, कहीं कोई पैगाम तो नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं है। पैगाम मिले भी सही तो वो डरने वाले नहीं हैं। उन पे जो अटैक्स हुए थे, उनके सगे बेटे को गोलियां मारी गई थी, जो यहाँ से आर पार हुई थी। यहाँ से आपको याद होगा, उनके घर पे फायरिंग की गई, उनको लिफ्ट में बंद किया गया। उनके साथ जो जुल्म हुआ वो लिफ्ट में आपके तो मैं सामने। भी था भाईजान। साथ थे ना हम लोग, तो वो आपके सामने है। वो डरने वाले नहीं है लतीफ़ खोसा साहब। तो खामोश क्यों, आजकल खामोश खामोश क्यों? बिल्कुल भी नहीं है। रात के प्रोग्राम भी आप देख लें, उनमें भी वो नहीं, जिस तरह वो मीडिया में गरजते पार्टिसिपेट थे, कर रहे थे। बरसते थे और वो पैगामात देते थे, आजकल वो पैगामात नहीं आ रहे। आपको नज़र नहीं आ रहे, मेरी नज़र में हैं। हम अच्छा। लोग जब असेंबली जाते हैं तब भी वहाँ प्रेस टॉक करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट आते हैं तब भी प्रेस टॉक करते हैं, जब लाहौर में होते हैं तब भी प्रेस टॉक करते हैं। लेकिन खोसा साहब की सरदार लतीफ़ खोसा साहब की एक खूबी मैं आपको बताऊँ। वो जब चीज़ें उनको मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि एमएनए बन गए। बिल्कुल। एमएनए बनने के बाद जो उनकी खूबी है ना, या कोई भी ओहदा जब उनको मिलता है तो वो कोशिश करते हैं अपने एसोसिएट्स को, अपने दोस्तों को, उनको बूस्ट करें, उनको प्रमोट करें, उनको आगे लाएं, उनके थ्रू अपनी बात पहुंचाएं। वो चाहते हैं कि ठीक है, मैंने जो करना है, जो मुश्किल वक्त में मैंने किया है, ये हकीकत है कि सरदार साहब ने जो किया है, बिल्कुल 8 उसका फरवरी से कोई पहले देवल तो, बदल नहीं। बिल्कुल 8 फरवरी से पहले वो टॉप ऐसे 1 पे थे, ऐसे बिल्कुल। ही। तो उसके बाद जब हो गया, जब सारा कुछ कर लिया, तो आज अगर मुश्किल दौर पे भी वो इस वक्त में भी वो उसी तरह डट के खड़े हैं। किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं है, और ना ये पैगामात उनको असर करते हैं। वो सिर्फ इतना करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा एसोसिएट भी, मेरा दोस्त भी, मेरा एमएनए साथी भी, मेरा एमपीए साथी भी, ये दोस्त जो है ना एक्टिवली रोल प्ले करें। अब उनकी उम्र भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा एक्टिव और हमसे ज़्यादा जवान रहते हैं। चलें, थैंक यू। यकीनन जिस तरह हमारे साथ ज़ियाउल्लाह साहब मौजूद थे और सरदार लतीफ़ खोसा साहब के बड़े करीबी हैं, और हमने देखा है कि जेलें भी उन्होंने काटी इमरान खान के साथ अडियाला जेल में 8 दिन, और फिर हर मौक़िफ़ पे हमने देखा कि हर दौर में हमने देखा जहाँ पर भी लतीफ़ खोसा साहब अव्वल फ्रंट लाइन पे नज़र आए, वहीं पर ज़ियाउल्लाह साहब भी नज़र आए। और यकीनन अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमात होने जा रहे हैं। एक तरफ जो है वो सुन्नी-ए-इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है और दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल्स का मामला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मुकदमात में क्या पीटीआई एक को छोटी कोई। सी चीज़ मैं ऐड कर लूँ, काजी साहब को कहें ज़रा थोड़ा सा अपने रवैये पे नज़रसानी कर लें। जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा था ना, कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और घोड़े के ऐनक की तरह हम इसी तरह सीधा देख लें, इसी तरह इशारा किया था उन्होंने, आपको याद होगा जो पिछली तारीख थी। इस तरह इशारा किया, अगर हमने इस तरह देखना है, इधर और इधर नहीं देखना, तो फिर इसका मतलब है हम 187 घर ले जाएंगे, उसका अचार डालेंगे। उनके कहने का मकसद ये था। बिल्कुल। तो अगर अचार नहीं डालना, तो ऐसे ही केसेस में 187 इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलें, ये तो 180 देखते हैं। ज़ियाउल्लाह साहब को जो है काज़ी फ़ायज़ साहब से आज भी शिकवा ज़रूर है और पीटीआई को भी शिकवा ज़रूर है, लेकिन आज इतराज़ भी उठाया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के ने, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का भी इंटरव्यू करेंगे कि उन्होंने इतराज़ उठाया और उन्हें क्या जवाब मिला आज, और काज़ी साहब ने कैसे नियाज़ुल्लाह चुप नियाज़ी कराया। साहब मेरे प्रेसिडेंट हैं। मैं आईएलएफ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब प्रेसिडेंट हैं। उनके बिहाफ पे भी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से मेरी बात हो गई। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि जो मशावरत के लिए फ़ैसला महफूज हुआ, उसके बाद बैठ के विलॉग करेंगे, क्योंकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
दौर हुकूमत में एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ILF के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं। तो यकीनन आज उन्होंने एतराज़ भी उठाया है इस्लामाबाद रीजन के, तो एतराज़ भी उठाया है, तो उन तमाम मामलात पर उनसे भी डिस्कस करेंगे। तो जो कुछ फैसला आएगा उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।